डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितनी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होती है तो उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपने पिछले वीडियो लेक्चर में रीड कर ली थी। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं ये हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्न करना। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न कर जाता है तो जितनी हीट इवोल्व होती है उस केस में, क्योंकि इसमें हीट रिलीज ही होगी, तो उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। इसको डेल्टा सी एच लिखते हैं या डेल्टा एच सी भी लिख देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल, क्योंकि ये 1 मोल के लिए ही लेते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है या एयर में, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो जितना हीट इवोल्व होगी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के कंप्लीटली बर्न करने से, उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है कंप्लीटली और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हीट जो इवॉल्व होती है वो 393.5 किलो जूल होती है पर मोल। और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। कार्बन क्योंकि बर्न हुआ है तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन है 393.5 किलो जूल। तो जब हम ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं तो फिर यहाँ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होता है कि कंबस्शन में जो है वो हीट इवॉल्व ही होगी। आगे आपको नोट करना है कि कंबस्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो कंबस्शन जो है आपको पता है कि एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन जो है, फूड जब हम खाते हैं तो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, मींस कंबस्शन होता है। और जो फ्यूल हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिससे हीट एनर्जी मिलती है, उसका भी क्या होता है, कंबस्शन होता है। तो जब हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, फूड या फ्यूल, तो उससे हमें जितनी हीट एनर्जी मिलती है उसी को हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको समझना है और इसकी डेफिनेशन क्या है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फूड और फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज। इसको हीट कैलोरीज में देखते हैं या जॉल्स में भी देखते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल और फूड। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आपको लेना है, चाहे फ्यूल है चाहे फूड है, तो उसके 1 ग्राम के बर्न होने से कितनी हीट मिलती है, ये जो है इसी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरी पर ग्राम और किलो जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे हम किलो जूल में ही लेंगे, लेकिन लेंगे 1 ग्राम के लिए। तो किसी की कैलोरीफिक वैल्यू किसी फूड या फ्यूल की कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है बर्न टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर एनर्जी देता है तो वो किस हिसाब से होता है, इक्वेशन क्या होती है, ये आपको यहाँ से नोट करना है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जब इसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका बर्निंग होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ग्लूकोज के 1 मोल में 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया है। और इसी तरह से जो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 6 लगाया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज को आगे कुछ नंबर ऑफ मोल्स 1 ही रहने देना है, क्योंकि हम 1 मोल के लिए ही जो है डेल्टा एच लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा एच जो होता है वो -2900 किलो जूल पर मोल होता है। मीन्स कि 1 मोल ग्लूकोज जब बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इससे हम कैलोरीफिक वैल्यू ग्लूकोज की कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको देखना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर मास पता हो। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करके 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल जो ग्लूकोज है वो 180 ग्राम होगा। तो ये जो एनर्जी आपको दी गई है ये 180 ग्राम ग्लूकोज के बर्न होने से मिलती है। तो 1 ग्राम के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल के लिए तो कितनी है 2900, मीन्स कि वो 180 ग्राम के लिए है। तो अगर आपको 1 ग्राम के लिए निकालना है तो 180 से जस्ट आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आप डिवाइड करके देख लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाता है, 16.1 आ जाएगा। तो ये किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। यही इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने
फूड का लिया था, आगे फ्यूल ले लेते हैं। मीथेन, जैसे सीएनजी में मीथेन ही होता है। बर्न्स, तो जब मीथेन बर्न करता है 1 मोल उसका, तो 890.3 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन कर देंगे और जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होगा। और आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर CH4 1 मोल ही लेना है बैलेंसिंग करते वक्त, आगे इसके आप एक को कुछ नहीं लगाना है। तो 1 मोल जब मीथेन बर्न करता है तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो -890.3 किलो जूल पर मोल होती है। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, तो वो कितना है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का जो है वो कितना है, 1 है, तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो इसका मतलब 1 मोल जो मीथेन है वो 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम से जो एनर्जी मिलती है वो इतनी है, तो 1 ग्राम से आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आप कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन की फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो कितनी आ जाएगी, 890.3 जो है, और इसको डिवाइड करना है 16 से ताकि 1 ग्राम के लिए आ जाए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 55 आ जाती है। तो 50.6 आएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू के आगे वो नेगेटिव साइन जो है नहीं लगाते, तो और नंबर ही लिखते हैं राउंड फिगर में। तो ये होती है हीट प्रोड्यूस पर ग्राम। तो इस तरह से किसी भी फ्यूल की या फूड की कैलोरीफिक वैल्यू जो है फाइंड आउट करना पॉसिबल होता है। आगे आप देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू सम फ्यूल एंड फूड। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल लिखे हैं, जैसे वुड है, केरोसिन ऑयल, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन जो LPG में होती है, उनकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे वुड की जस्ट 17 होती है, केरोसिन ऑयल की 48, हाइड्रोजन की 150, मीथेन का 55 होती है जो आपने कैलकुलेट किया है अभी। ब्यूटेन जो है जो LPG में यूज़ करते हैं उसका भी 55 ही होती है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जल्दी कंबशन होता है, तो इसलिए इसको एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसी तरह से फूड के कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, जैसे बटर, मिल्क, कर्ड, हनी, राइस, एग, इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे लिखी है। इसको आप देख सकते हैं और वैल्यूज़ को लर्न करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको ऐसे डेल्टा HF या F डेल्टा के साथ लगा देते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब कोई एलिमेंट से किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, 1 मोल कंपाउंड जब कोई बनाया जाता है, कोई भी सब्सटेंस, तो उस वक्त जितनी भी उसकी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होगी तो उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। सपोज आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस चाहिए, तो ये बनेगा किससे, C से और ऑक्सीजन से। तो C हम सॉलिड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो गैस लेते हैं। तो इस वक्त जितनी भी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होगी तो इसका हीट चेंज तो आपको याद ही होगा, 393.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये CO2 क्या हो जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि इसका 1 मोल बनाने के लिए जब इसके एलिमेंट से इसको बनाया जाता है तो जितनी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब हुई उसी को बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, द हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल, ये 1 मोल के लिए होती है, ये ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो एलिमेंट से ही बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। सपोज आपको कोई और चीज़ बनानी है, सपोज आपको ग्लूकोज बनाना है, C6H12O6, तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं कि 6 हम कार्बन ले लेते हैं और 6H2O ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस आपको नज़र आ रही है। लेकिन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए आप कार्बन एलिमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन वाटर नहीं ले सकते। वाटर की जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको अलग अलग लेनी चाहिए थी, क्योंकि सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो वो उसके एलिमेंट से ही बना होना चाहिए। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये रॉन्ग है और ऊपर वाली हमने लिखी है ठीक। और ये जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ये जनरली स्टैंडर्ड स्टेट में स्टडी किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, अगर प्रेशर लेते हैं तो वो 1 बार लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, व्हेन हीट चेंजेस इन आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट मैंने आपको बता दी है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें डेल्टा H के ऊपर ऐसे ये इस तरह से नोट लगा देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपको वैल्यू दी होती है किसी भी रिएक्शन में, वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही दी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी कंपाउंड्स की, सभी सब्सटेंसेस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट हुई होती है। खाली एंथैल्पी किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की नहीं निकाल सकते, हम उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब उसको बनाया जाता है तो कितनी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब हुई होगी।
तो अगर हर सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है तो इसका यूज़ कैसे करेंगे किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको किसी रिएक्शन का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जितने भी रिएक्टेंट हैं यहाँ पे सिग्मा लगा है, मीन्स उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम कर देना है और प्रोडक्ट का भी अलग से सम कर देना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ये बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है CH4 + O2, तो इससे क्या बनेगा CO2 + H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो हमें ये 4 करना है इसको, और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर 2 + 2 4 हो गई है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कर दिया है। तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से आपको बैलेंस नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, एंथैल्पी चेंज, अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है CO2 + H2O है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लेना है प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लेना है, और अगर उसका 2 मोल है तो वो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये हो गए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल। तो माइनस क्या करना है आपको, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं तो उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको माइनस करना है। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH4 है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 और प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लेना है, ऑक्सीजन, और उसके नंबर ऑफ मोल 2 हैं अगर तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। और ये बता दूँ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स जो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है 0 होता है, क्योंकि ये रेडीमेड ही कंपाउंड होते हैं, रेडीमेड ये एलिमेंट्स होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग से आपको दिया होगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप ओवरऑल डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे थर्ड नंबर पर करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाते हैं, NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, और HCl क्या है, एसिड। तो एसिड में बेस या बेस में एसिड डालें तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है और वाटर। तो इस तरह से एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में जितना भी हीट चेंज होता है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये ध्यान रखना है कि ये 1 मोल नहीं लिया है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि बेस न्यूट्रलाइज बाय एसिड, मतलब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, इन डिल्यूट सोल्यूशन। तो ये डिल्यूट सोल्यूशन में ही करते हैं, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स कि बेस और एसिड जब एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो जितना हीट चेंज होता है उसी को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो ये एग्जांपल आप नोट ही कर सकते हैं, NaOH + HCl जो है ये NaCl + वाटर बनेगा, और इसमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो -57.1 किलोजूल पर मोल होता है। तो इसके बारे में आपको एक बात और भी अभी बतानी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ड्स में, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NaOH और वाइस वर्सा, मीन्स NaOH विद HCl, तो वो कितनी है, 57.1 किलोजूल है। जो आप वर्ड्स में लिखते हैं तो यहाँ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस केस में हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, मीन्स की रिलीज़ होती है। तो इस जो अमाउंट ऑफ हीट लिखी है 57.1, इसके बारे में आपको ये नोट करना है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे ये HCl एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे H2SO4 HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और इस तरह से बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लें जैसे NaOH QH वगैरह, तो उनके केस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा सेम होती है, और वो 57.1 ही होती है अगर आप ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही लेते हैं तो इस ऐसा क्यों होता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होकर क्या करेगा, OH नेगेटिव देगा, और ये भी H पॉजिटिव भी उतने ही H पॉजिटिव देगा। एसिड चाहे कोई भी हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने H पॉजिटिव मिलने हैं उतने ही मिलेंगे। तो H पॉजिटिव और OH मिलकर जब वाटर बनाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन होगी तो हीट चेंज जो है वो हर केस में सेम ही होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एसिड आप कौन सा लेते हैं और बेस कौन सा लेते हैं, बशर्ते कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मीन्स कि जितने H उसके पास हैं वो उतने ही वो रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे ये भी आप पूछ सकते हैं कि 1 मोल क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप HCl की बजाय आप H2SO4 लेते हैं, अगर 1 मोल लिया तो ये डबल H दे देगा, उतने ये OH नहीं देगा। तो क्योंकि इसमें 2H
रिलीज़ होते हैं 1 मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिर सेम नहीं होगी। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो वो ऑलरेडी 2 से डिवाइडेड होता है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, H पॉजिटिव OH इक्वल ही होंगे। कोई भी एसिड कोई भी बेस लें और हीट चेंज हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ से आपको ये नोट करना है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस और वाइस वर्सा, मीन्स कि बेस का एसिड के साथ इज़ ऑलवेज सेम, तो वो हमेशा इतनी ही होती है। ये वैल्यू भी आपको लर्न कर लेनी है और रीज़न भी आपको नोट कर लेना है। दिस इज़ बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आयनाइज कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली आयनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देते हैं इन डिल्यूट एक्वा सोल्यूशन, तो गिविंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। एज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयन्स गिवन बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और बेस आर ऑलवेज इक्वल, तो वो मैंने बताया था कि H पॉजिटिव और OH इक्वल ही होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। हैंस द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसलिए वो हीट चेंज हमेशा कांस्टेंट ही होता है और उसकी वैल्यू जो है वो 57.1 ही होती है। तो हम लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के केस में, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है वो पर मोल लिखा था, तो वो क्यों लिखा है वो भी आपको नोट कर लीजिए। यहाँ पर यूनिट्स जो किलो जूल पर मोल हैं आर रिटर्न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन 1 मोल वाटर बनता है, तो इसलिए यहाँ पर मोल में ही इसको लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आपको नोट करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जब किसी सॉलिड सब्सटेंस का किसी सॉल्वेंट में या सपोज वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो जितना हीट इवोल्व या अब्जॉर्ब होता है तो उसी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट, वो 1 मोल ही लेना है, कोई भी सॉल्यूट लें, इज डिजोल्व्ड इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे KCl या कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, तो सपोज सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो जैसे KCl का आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ एक्वस लिख देते हैं, तो वो KCl सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें इतनी हीट जो है पर मोल जो है एब्जॉर्ब होती है, तभी ये पॉजिटिव साइन आपको दिखाया गया है यहाँ पर। और कॉपर सल्फेट के केस में अगर आप देखें तो जब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है और वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो इतनी हीट जो है उसमें इवॉल्व होती है 66.5, तो इन्हीं को बोलते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये सोल्यूशन वाला और एंथैल्पी और हाइड्रेशन वाली थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि अगर हम कोई सॉल्ट लेते हैं जो अनहाइड्रस हो, मींस ड्राई हो, उसके साथ कुछ प्रॉपर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है अटैच होकर तो एक उसका फार्मूला ही चेंज हो जाता है, तो ये हाइड्रेटेड हो जाता है। और आपको पता है कॉपर सल्फेट के केस में तो कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये जो अनहाइड्रस सॉल्ट था कॉपर सल्फेट विदाउट वाटर, ये तो वाइट कलर का होता है, जब उसके साथ प्रॉपरली 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं हाइड्रेटेड हो जाता है, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है मार्केट में जो मिलता है वो ये वाला होता है, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो -78.2 होती है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनहाइड्रस सॉल्ट, मीन्स ड्राई, उसके साथ वाटर नहीं है ऑलरेडी, कंबाइन विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वो देखना पड़ेगा कि उसके साथ कितने मोल्स वाटर के लग सकते हैं, टू चेंज इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो 1 मोल जो है अनहाइड्रस सॉल्ट कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड सॉल्ट में जब कन्वर्ट होता है, तो जितना हीट चेंज होता है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जो कॉपर सल्फेट के केस में वो -78.2 है, और ये एग्जांपल यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं हीट और एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तो ये फेज ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। सपोज किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, या लिक्विड से गैस में, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कर सकते हैं। तो इनका एंथैल्पी चेंजेस किस किस नाम से होती हैं ये आपको नोट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पर है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो ये पहला केस है, ये सॉलिड जो है 1 मोल आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हीट चेंज देखेंगे, तो
तो ये क्या लिखेंगे इसको, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन। तो जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम आइस की देखते हैं, इसको ऐसे डेल्टा एच फ्यूजन लिख देते हैं, तो वो जस्ट 6.0 किलो जूल पर मोल होती है, क्योंकि आइस को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे H2O सॉलिड लिखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। और H2O लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है 6.0 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सेकंड नंबर पर हम करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इस केस में आप क्या करेंगे, लिक्विड से गैसीय स्टेट में मीन्स उसके वेपर्स बनाएंगे। तो 1 मोल के लिए देखेंगे कितना हीट चेंज हुआ है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसीय स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड जो है गैसीय स्टेट में कब जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, मीन्स कि लिक्विड के वेपर्स बन गए और वो गैसीय स्टेट में चला गया। फॉर एग्जांपल हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वाटर की है, जिसको ऐसे डेल्टा एच वेपोराइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 40.7 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है किलो जूल पर मोल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल H2O लिक्विड जो वाटर है और वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा, मीन्स उसका स्टीम बन जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन जो है उसकी ये वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये पहले वाला जो फ्यूजन वाला था वो था सॉलिड टू लिक्विड, और ये है लिक्विड टू गैस। और लास्ट में देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है सीधा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो 1 मोल जब सॉलिड गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा तो जितना हीट चेंज होगा उसी को हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द हीट चेंजेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसीय स्टेट एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर कोई गैसीय स्टेट में चला जाता है सॉलिड, तो उस केस में जो भी हीट चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। हर सॉलिड जो है जरूरी नहीं कि उसकी सब्लिमेशन हो, तो कुछ सॉलिड इजीली जो है वो सब्लाइम कर जाते हैं, मीन्स सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनके केस में ये स्टडी करना ईजी होता है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एग्जांपल दे देते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसका, आयोडीन का। तो वो 62.39 है किलो जूल पर मोल, ये आपको नोट करना है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, I2 सॉलिड जो है कन्वर्टेड इनटू I2 गैस। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, जिसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है। तो आगे आपको नोट करना है कि जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के सम के इक्वल ही होगा। क्योंकि सब्लिमेशन में आपने सॉलिड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया, और फ्यूज़न में क्या किया था, सॉलिड को लिक्विड में और वेपोराइजेशन को लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया। तो अगर सॉलिड को सीधा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करें तो ये जो जितनी एनर्जी खर्च होगी वो यही होगी जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है।